नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनल स्टडी पे। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज से मैंने एक श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है भूगोल बिल्कुल जीरो से। तो इसकी ही आज एक ये पहली क्लास है जिसमें हम कुछ 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 कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम आज उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बिल्कुल हम इसको एक ऐसे तरीके से समझेंगे कि हमको कुछ भी रटना ना पड़े। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। तो इस क्लास को आप बिल्कुल आराम से देखिए और सुनिए। ठीक है, अभी आप कुछ भी नोट मत कीजिएगा, आप सिर्फ सुनिए, कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और हम आने वाली कुछ क्लासेस की इसमें चर्चा करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने जो सोर्स लिया है वो एनसीईआरटी बुक्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि माजिद हुसैन की एक बुक आती है। ठीक है, उससे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। और महेश कुमार वर्माल हैं, उनकी भी एक बुक आती है, उससे भी मैं कुछ चीज़ें उठाता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने एनआईओएस एक संस्थान है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और उससे 10th-12th लोग बच्चे करते हैं, तो उसकी बुक्स भी अच्छी मानी जाती हैं। तो मैंने वो बुक्स भी, उनसे भी कुछ कंटेंट मैंने उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, किस तरह से हम आगे की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। वो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ, और आगे की आने वाली क्लासेस में हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंटेंट देख लीजिए। इस तरह का हमारा कंटेंट रहेगा। पूरा ग्राफिक अच्छे से है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं एनिमेशन भी आपको उसमें यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको पूरा राइट करके लिख के और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह का कंटेंट रहेगा जिसमें हम भूगोल बिल्कुल जीरो से, आज ये पहली क्लास है उसकी, वो मैं शुरू करूंगा। ठीक है, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी और एनआईएस बुक माजिद हुसैन और वर्णमाल के हम लोग ने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और हम लोग आज जो 3 कॉन्सेप्ट बेसिक सीखने वाले हैं, जिसमें हम पृथ्वी का आकार समझेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी गोल है या फ्लैट है। ठीक है, तो उसका आकार हम समझेंगे। दूसरा, हम ग्रिड सिस्टम समझेंगे, जिसमें हम अक्षांश और देशांत रेखाएं को हम समझेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग पृथ्वी को बांटते हैं अक्षांश और देशांत में, वो समझेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि हम अपना टाइम सिस्टम और जो डेट होती है, कि डेट चेंज कैसे होती है, कहाँ से डेट चेंज होती है, वो हम समझेंगे। तो ये बेसिक में 3 कॉन्सेप्ट आप जो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कंटेंट देख लीजिए, इस तरह का कंटेंट रहेगा सारा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद और मैं आपके लिए श्रृंखला लेके आया हूँ। तो आगे की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आगे हम आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देता हूँ कि आज ये बेसिक, एक तरह से आप मान लीजिए कि आज ये डेमो क्लास है, जिसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से मैं कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा। और इस तरह की ये यूट्यूब पे पहली बार इस तरह की मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है, और इसमें आपको पूरा ए टू जेड, आप अगर इसको, जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज, आप अगर देख लेते हैं इसको पूरी, तो जियोग्राफी के लिए आपको कहीं से और भी सोर्स, कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ आपको इसी में मैं कवर कर दूंगा। इसमें मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो वर्ल्ड जियोग्राफी से कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं भारत का भी आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। लगभग कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड फॉलो करता है वो भारत में भी होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे ब्रह्मांड। ठीक है, जो आने वाली क्लासेस होंगी ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, भू आकृतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है,
भूआकृतिक विज्ञान के बाद हम लोग जलवायु और समुद्र विज्ञान, ठीक है, इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। समुद्र विज्ञान में हम लोग ओशियन करंट को सीखेंगे कि जो समुद्री धाराएं होती हैं वो किस तरह से बहती हैं, ठीक है, तो उनको हम समझेंगे, जो ओशियन करंट होती हैं। जेट स्ट्रीम इसी में आ जाएंगे, ठीक है। दाब पेटियां हम सीखेंगे उसी में। और उसके बाद जीवन और संसाधन, ठीक है, मानव विज्ञान को हम सीखेंगे, ठीक है। संसाधन में हम लोग अर्थव्यवस्था के लिए जो हमारे खनिज होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, खनिज हो गए, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल हो गए जो होते हैं मेटल, ठीक है, उनको हम सीखेंगे, देखेंगे कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, जैव भूगोल समझेंगे, महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है, इस तरह के सिद्धांतों को हम देखेंगे, ठीक है। आर्थिक और कृषि भूगोल को भी हम लोग समझेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर जियोग्राफी आपकी आ जाएगी, ठीक है। भौतिक पर्यावरण विकास को हम समझेंगे, ठीक है। जनसंख्या सबसे अंत में जो हम लोग समझेंगे जनसंख्या, ठीक है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप, ये मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। जो सिलेबस है इसका बहुत विस्तृत है, मैं अगर वो बताने लगूंगा तो उसी में 1 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक परिचय दे दे रहा हूँ कि इस सारी चीज़ें हम लोग आराम से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ये पहली क्लास है, तो इसी को हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। क्या आप इस तरह की चीज़ें समझते हैं कि मतलब सोचते हैं कि पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल है, या क्योंकि फ्लैट कॉन्सेप्ट भी है, तो आप ज़्यादातर लोग मतलब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं उनको समझ में आता, उनको लगता है कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। क्योंकि सब जब गैलीलियो ने ये सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने, कि पृथ्वी सूर्य मतलब केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी क्या है उसका चक्कर लगाती है, ठीक है। जब इटली में पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण से ये विचारधारा बाहर निकल के आई, नए नए विचारों की खोज हुई, तो वहां से ये विचारधारा निकल आई कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी का क्योंकि भारत की वहां से खोज हो रही थी, पुनर्जागरण के बाद नए रास्ते की खोज की जा रही थी भारत आने के लिए, तो जो कोलंबस था उसने क्या सोचा कि मैं इधर से पृथ्वी को मतलब यूरोप से चलता हूँ और पीछे से घूम के भारत आ जाऊंगा। तो और इसी तरह से वो पहुंचा, तो अमेरिका पहुंच गया था पीछे से जाने की वजह से, क्योंकि जस्ट इंडिया के जस्ट पीछे अमेरिका पड़ता है ना। तो वो उसी ट्रेंगल मतलब सर्कल को पकड़ के चलता रहा, ठीक है। कैंपस की उसी टाइम खोज हुई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पृथ्वी क्या है, पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों से अपने, और जो उसका भूमध्य रेखा वाला भाग है, ठीक है, वहां से थोड़ा उभरी हुई है और ध्रुवों से थोड़ी चपटी हुई है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का हम कारण समझेंगे कि पृथ्वी चपटी है, उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कारण जो होता है अब केंद्रीय बल के कारण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ केंद्र, और इधर नीचे की तरफ आपको मिलेगा साउथ केंद्र, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, इस साइड को थोड़ा निकली हुई है इधर, ठीक है। अभी देखेंगे कि हम लोग कितना अंतर है, कितनी चौड़ी है, और पोलों से कितनी चपटी है, जो उत्तरी पोल है और दक्षिणी पोल है वहां से कितनी चपटी हुई है। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने साइड में लिख भी दिया है। पृथ्वी का जो शेप है वो जियोइड है, ठीक है। ये पूर्णतः गोल नहीं है, थोड़ा सा जियोइड है, क्योंकि नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं वहाँ पे, ठीक है, महासागर है, गहराई है,
तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर है, मतलब पृथ्वी एकदम सर्कल के फॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा मान लीजिए पहाड़ है तो कहीं से उठी हुई है, कहीं से महासागर है तो उसमें गहराइयाँ भी हैं, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से मैरीना ट्रेंच, आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो आप समझते हैं कि पृथ्वी जीवाइड क्यों है ना। आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब पृथ्वी जीवाइड ऐसे चपटी क्यों है, कौन क्यों चप मतलब वहाँ से पृथ्वी जैसे देखने में तो गोल दिखती है, दूर से जब आप लोग ऐसे सैटेलाइट वाली फोटोज देखते हैं तो उसमें गोल दिखती है, लेकिन वो थोड़ा सा अंतर है, लगभग 42 किलोमीटर का अंतर है। ऐसा क्यों है हम आगे की क्लास में अभी देखते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि पृथ्वी एक, मान लीजिए एक आप बॉल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे ये आपको चित्र में दिख रही है, उसको पानी में डुबो देते हैं, डुबो के निकालते हैं तो वो पानी से भीग जाती है। फिर उसको आप तेजी से उसको नचाइए, ऐसे लट्टू की तरह। जब आप लट्टू की तरह उसको नचाएंगे तो देखेंगे कि उसका पानी जो है ना, उसके मध्य भाग से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप नचाते हैं उसको तो उस पे लगता है फोर्स, ठीक है। इस तरह से नाचेगा तो गतिज का फोर्स उस पे लगेगा, ठीक है। तो उसी दिशा में ये पानी जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि ये पानी बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी तरह से आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है ये, ठीक है। अब ये अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और इस तरह से अर्थ इसके राउंड में, सर्कल में ऐसे लंबवत चक्कर लगा रही है, ठीक है। और चक्कर लगाने के साथ साथ अर्थ जो है वो अपनी जो धुरी है उसकी, ठीक है, उस पे रोटेशन भी कर रही है, घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूमते हुए भी जा रही है। इस तरह से वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और साथ साथ वो पृथ्वी के चक्कर भी लगा रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो ऐसे हम लोगों को समझ में नहीं आता, बट वो काफी तेजी से घूम रही होती है, ठीक है। एक राउंड वो 24 आवर्स में लगभग घूम जाती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे 24 घंटे में वो अपनी धुरियों पे ऐसे घूम जाती है, ठीक है, 360 डिग्री पूरा। तो जब ये घूमती है तो उस पे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे घूमती है तो बाहर की तरफ फोर्स भी लगता है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे आपने देखा कि बॉल को जब हम नचाते हैं तो जो वाटर होता है उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन क्या होता है जब अ, आप पृथ्वी जब घूमती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सब कुछ वो समेटे हुए है अपने अंदर, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाने देती, लेकिन वो एक तेजी से नाच रही है। तो जब कोई गति में कोई वस्तु होती है ना, तो जिस तरफ को उसका फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस तरफ को वो फैल जाती है, बाहर निकलने की वहां से कोशिश कर रहा है मगर निकल नहीं पाता है कुछ भी, तो उस तरफ फैलने लगती है, ठीक है। तो और जब वो फैलेगी तो एक तरह से मान लीजिए ऐसे चौड़ी होगी, तो ऊपर से तो उस पर प्रेशर पड़ेगा नीचे खिंचाव के लिए, तो वो दब जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से जो अभिकेंद्रीय बल है ये इस पे लगता है। अब केंद्रीय बल के कारण ये क्या होता है, पोल से ध्रुवों से थोड़ा चपटी हो जाती है, ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग ये वाली जो आपकी मान लीजिए ये जो आपकी है चौड़ाई, ये लगभग है 12,756, ठीक है, ये वाली जो आपकी चौड़ाई है इसकी। और पृथ्वी के जो ये पोल टू पोल है, ये सीधा मान लीजिए, है ना, ये वाली आपकी जो है 12,714, ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये भी किलोमीटर में है। तो ये आपकी है
मैं ये आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं आपको आखिरी में दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी क्या है, अपने भूमध्य क्षेत्र में, जो उसका भूमध्य 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, वहां से वो थोड़ा उभरी हुई है और पोल से चपटी हुई है। तो ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी चपटी क्यों है। अब ये देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखीय वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग इसका 12,756 किलोमीटर है और डिस्टेंस दोनों के बीच 42 किलोमीटर का है, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए पृथ्वी की ये जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा कोई रेखा तो है नहीं है, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है, एक सर्कल है जो पीछे से पूरा राउंड होके आके इधर ऐसे मिलता है, ठीक है। ये आप इस सर्कल का केंद्र होता है, जो पृथ्वी के बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, जहाँ पे एक कोर है होता है पृथ्वी का। तो इसकी कोई लंबाई बता सकता है कमेंट में कितनी है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 40,000, ठीक है, 75 किलोमीटर है इसकी, इस सर्कल की, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके सारे सर्कलों की कम होती जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, ठीक है। गोल आकार में क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस तो इनकी सेम रहती है, इन सर्कलों के जितने भी सर्कल हैं इनकी डिस्टेंस तो सेम रहती है, लेकिन उसके आकार के कारण उसके सर्कल छोटे होते जाते हैं। सबसे छोटा जो होता है, जो यहाँ पे होता है पोल पे, ठीक है, दोनों पोल पे होता है, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। ये एक पॉइंट के होता है जहाँ पे सारी देशांतर रेखाएं मिलती हैं जाके, ठीक है। तो ये हम आगे भी समझेंगे। अब पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण में क्या मिलता है, ठीक है। तो ये आप एक चित्र देख रहे होंगे, जब आप रोड पे चलते हैं तो ज़्यादा दूर की आप डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते, नहीं देख सकते अपनी आंखों से। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने एक समुद्र है, ओशियन है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं, सामने कुछ नहीं दिखता, ठीक है, सीधा आपको जल ही जल दिख रहा है, पूरा ओशियन दिख रहा है। तो जब आप वहां पे खड़े होके देखेंगे दूर, तो अगर कोई आपको शिप आता हुआ दिखा, शिप दिखेगा तो सबसे पहले उसका ऊपर वाला भाग दिखेगा, ठीक है। आपकी डिस्टेंस सबसे पहले ऊपर वाला दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार ऐसे कर्व होकर होता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। जब दूर से आती हुई चीज दिखेगी तो सबसे पहले उसका ऊपर वाला भाग दिखेगा, फिर थोड़ा जब और आगे आ जाएगा वो, ठीक है, थोड़ा और आगे जब आ जाएगा वो, है ना, तो जब थोड़ा और आगे आएगा तो उसका थोड़ा सा और नीचे का भाग दिखेगा, थोड़ा और आगे आएगा तो और उसके नीचे भाग दिखेगा। जब वो आपके नजदीक आने वाला होगा तब जाके वो पूरा भाग उसका दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी हमें ये प्रमाण देती है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी अब इतनी खोज हो चुकी है अंतरिक्ष से, चीजें है ना, स्पेस स्टेशन हो गए, तो वहां से देख के ये सारी चीजें क्लियर है कि पृथ्वी के प्रमाण, पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब एक चीज और बताइए आप, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, मान लीजिए हमें पृथ्वी पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक मैंने और ले लिया, ठीक है। इसको मैं इसी को क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ ऐसे, मान लीजिए इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, सेम ही है दोनों, ठीक है, मगर इसको मैंने 90 डिग्री पे
रोटेट कर दिया, मान लीजिए 90 डिग्री पे है ये, क्योंकि अभी इसको करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 90 डिग्री पे। अब यहाँ से जो, ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसका, ठीक है, ये वाला, इसको आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये इसका भूमध्य रेखा रेखा वाला भाग है, ठीक है। इसमें कौन सा है, इसमें ये वाला भूमध्य रेखा वाला भाग है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, ये भी वही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका ईस्ट वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये दिशा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अर्थ है, तो आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, जैसे कि ये खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये खड़ा हुआ है, तो और ऊपर आपको कोई वस्तु ऐसे उड़ते हुए जा रही है, ठीक है, और इसमें भी ये दोनों सेम हैं और एक बराबर है मान लीजिए, है ना। तो अगर मैं इसको, ठीक है, ये इसमें भी उड़ते जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो मान लीजिए इस बाले पे खड़े होंगे आप, तो आप जल्दी इसको पकड़ पाएंगे, ऊपर जा रहा है जैसे ये बादल मान लीजिए, है ना, या इस वाले पे खड़े होंगे तो पकड़ पाएंगे जल्दी। बेसिक सी बात है कि जहाँ से पृथ्वी डिवाइड है मान लीजिए, ठीक है, तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है ये बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, पोल से चपटी हुई है, ठीक है, पोल से चपटी हुई है। तो क्या होगा कि जब यहाँ से आप ऊपर की तरफ कुछ भी भेजना चाहेंगे अंतरिक्ष में, तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि क्या है कि वो केंद्र से ये वाला जो पार्ट है यहाँ का ये सबसे दूर है, ठीक है, केंद्र ये है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका सबसे दूर है, और ये क्या है, ये वाला पास है, ठीक है, ये वाला पास है और ये क्या है, दूर है। तो जब केंद्र से दूर है, ग्रेविटी आपकी केंद्र पे निर्भर करती है, तो ये जब दूर है तो यहाँ पे ग्रेविटी का आकर्षण थोड़ा कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, इस जगह पे पोलों पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये आप समझिए, क्योंकि डिस्टेंस का बात है, वहाँ पे डिस्टेंस की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा लगती है। इस कारण से क्या होता है कि जब भी आप पृथ्वी से कुछ मतलब कुछ भी अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो जो रॉकेट के लिए प्रक्षेपण केंद्र होते हैं वो इक्वेटर जो आपकी होती है भूमध्य रेखा उसके पास जितना ज़्यादा हो सकता है उसके पास स्थित करने की कोशिश की जाती है, कि भूमध्य रेखा के पास ऐसे हो जैसे हमारा भारत का श्रीहरिकोटा है ना, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये श्रीहरिकोटा है जैसे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना कर्नाटक में आपका इस तरह से दिख रहा है, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसकी तरफ जब यहाँ से जब रॉकेट उड़ता है तो ये ऐसे उड़ता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है वो इसी वेग में घूमती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ये ऐसे टर्न कर रही है, आपको मैं पीछे वाली इमेज में दिखा देता हूँ, पृथ्वी क्या है ऐसे आपको इस तरह की तरफ घूम रही है अपनी धुरी पर, ठीक है, तो पृथ्वी इस तरह की तरफ ऐसे घूम रही है और इधर आपका सन है, सन ऐसे आपका सन इस तरफ से निकलते हुए इस तरफ ये ऐसे घूमती है, तो सन इस तरफ ऐसे बढ़ते हुए मतलब सन नजर आता है कि ऐसे बढ़ रहा है, बट एक्चुअली में घूमती पृथ्वी है ऐसे घूम रही होती है, तो ऐसा लगता है कि
ऐसे यहाँ से प्रकाश होते हुए ऐसे, तो इस तरफ को ही घूमती है, ठीक है। इस घूमने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है रॉकेट को। ऐसे यहाँ से रॉकेट उड़ा और इसी तरफ को पृथ्वी भी चल रही है, तो इसी तरफ को इसको थोड़ा सा पुश मिल जाता है, तो ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाते हुए रॉकेट, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते हुए पूरी अर्थ का स्पेस में निकल जाता है, ठीक है। थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और जितना ही ज़्यादा ये नीचे की तरफ होता है उतना ही ज़्यादा आपको अ, उतना ही ज़्यादा आपको जो एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है, वो इक्वेटर के कारण, जो भूमध्य रेखा है उस पे होने के कारण वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, तो एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है और थोड़ा सा पावर बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो दुनिया में जितने भी इस तरह के केंद्र हैं रॉकेट विक्षेपण के, तो वो सारे केंद्र आपके इसी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के किए जाते हैं, कि मतलब देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका ये भारत का है, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए यूएसए का जो नासा है, ठीक है। तो ये इस तरफ को ही रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे उड़ाना आसान हो। मान लीजिए अगर इधर रख दिया जाए, इधर बना दिया जाए, तो इधर को तो नहीं उड़ा सकते रॉकेट। क्यों नहीं उड़ा सकते, इसका रीजन आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कि जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो जब आप ट्रेन से यात्रा करके ट्रेन से नीचे उतरते हैं, तो उतरते मान लीजिए इस दिशा में ट्रेन जा रही है, ठीक है। ट्रेन है जो इस दिशा में वो जा रही है, ठीक है। तो इस दिशा में जब ये ट्रेन जा रही है, तो आप उतरेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप इधर पीछे की तरफ ऐसे थोड़ी सी भी अगर गति में ट्रेन है, अगर आप पीछे की तरफ उतरते हैं, तो आप क्या होता है, आप गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन की दिशा में ही उतरते हैं, तो आप थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा भागते हैं उसके साथ में, और आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए पृथ्वी को, मान लीजिए एक ट्रेन, ठीक है। अब पृथ्वी ऐसे इस दिशा में चल रही है और रॉकेट आपने इस दिशा में उड़ा दिया, तो क्या होगा, रॉकेट गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इस तरफ इसलिए नहीं बनाते हैं, दूसरी चीज, कि अब हमें पृथ्वी की गति के साथ में उड़ाना है रॉकेट को। तो जब पृथ्वी की गति के साथ में उड़ाना है, तो अगर इस तरफ को रॉकेट उड़ाया, बाई चांस रॉकेट, है ना, एक्सप्लोर कर गया, किसी कारण से फेल हो गया मिशन, ठीक है, फट गया, तो फट गया, तो यहाँ पर तो आबादी है, आबादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, शहर है, तो अगर ऐसे गिरेगा तो शहर पे गिर जाएगा। अब इस तरफ है तो इस तरफ कोई उड़ाना है, और इस तरफ ओशियन है और ओशियन में गिर गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, कि रॉकेट के विक्षेपण केंद्र पूर्व दिशा में ही क्यों किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आपने समझ लिया, दिशा आप एक बार समझ लिया करो, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ, और ये वेस्ट। ये आप देख लीजिए, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ये मैंने सारा लिख दिया है, आप अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी से हमको क्या होता है, कि ये प्राकृतिक हमें दो संदर्भ बिंदु मिलते हैं, जिन्हें हम उत्तरी पोल और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक हमने देखा कि जियोइड क्यों है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अपने भूमध्य रेखा भार पे थोड़ा उभरी क्यों है, और जो हमारे पोल हैं, ठीक है, पोल हैं, जो पोल हैं वहां से थोड़ा चपटी क्यों है, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ क्यों है, और ये हमने एक कॉन्सेप्ट समझा। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जो समझा, कि पृथ्वी की गति के कारण जो हमारे रॉकेट विक्षेपण केंद्र जो होते हैं, वो ईस्ट में ही क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके आगे हमने अब जो हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे कि पृथ्वी पे हम लोग जो लोकेशन, जो मैपिंग करते हैं, कि हम आज अपनी स्थिति जो जान पाते हैं, कि हम किस जगह पे हैं, कौन सी जगह पे आज हम लोग खड़े हैं, लोकेशन अपनी हम कैसे पता कर पाते हैं, ठीक है।
क्योंकि पृथ्वी क्या है कि कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है, फ्लैट सरफेस नहीं है जिसपे आप कि कोई कोना नहीं मिलता है, ठीक है, इस पे फ्लैट सरफेस से क्या कोना मिलता है, कहीं से भी आप उसको नाप के उसका डिस्टेंस और वो इजीली आप बता पाते हैं कि कौन सी जगह कितनी दूर पे, क्योंकि आप सीधा ग्रिड पैटर्न ऐसे बना देंगे और आपको इस तरह से लोकेशन एक पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पृथ्वी हमारी गोल है, उस पे कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पे हम लोग एक कोना मान के उसको एक तरह से लोकेट कर पाएँ, ठीक है। तो इस गोल आकृति के कारण कुछ वैज्ञानिकों के कारण कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह से उन लोगों ने फिर कुछ एक ग्रिड सिस्टम बनाया, पैटर्न ऐसे, है ना, जिसको हम लोग अक्षांश और देशांत के रूप में जानते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। क्योंकि पृथ्वी सॉलिड है और इस पे कोई भी हम लोग मानचित्रण ऐसे करके रेखाएं नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारी इमेजिनरी लाइनें हैं, ठीक है, जिनको हम बस मैप पर उनको बना पाते हैं, बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रिड सिस्टम एक बनाया हुआ है। जो ये वाली लाइनें होती हैं, ठीक है, ये अर्ध सर्कल होती हैं यहाँ से, ये इस पोल से, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ये आपस में कनेक्ट करती हैं। ये जो लाइनें होती हैं, ठीक है, ये वाली, ये सर्कल नहीं होते हैं, ये अर्ध सर्कल होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग देशांतर बोलते हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर में ये दिख रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, मैं ठीक से बना देता हूँ इसको, ये आप देख लीजिए, ये ब्लू कलर वाला और ये येलो कलर वाला, ठीक है, ये एक लाइन है, इसको ऐसे सर्कल में मत बनाइएगा, ये सिंगल, ये दो लाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये पूर्ण सर्कल होते हैं, जो हमारे अक्षांश होते हैं वो पूर्ण सर्कल होते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो अर्ध सर्कल होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हम एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं और इनके कारण हम लोकेशन पता कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हम इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये सिस्टम है कि अ, ये जो ऐसे ऐसे लाइन है, ठीक है, ठीक है, और एक ये ऐसे लाइन सर्कल गया है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद एक और सर्कल ऐसे गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो रहा है ऐसे, और एक सर्कल गया है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्या हैं आपके अक्षांश, ये है सर्कल, और जो ये देशांतर रेखा है ये अर्धवृत्त है, जो पोल पे एक बिंदु पे जाके सब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये बीच में जो डिस्टेंस है ये होती है 111 किलोमीटर, ये फिक्स होती है, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी होती है, मैं अलग से लिख देता हूँ, इनके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, इन सर्कलों के बीच की दूरी, ठीक है। और जो ये देशांतर हैं, ठीक है, अक्षांश की तो मैंने बता दी है, ठीक है, लेकिन जो देशांतर है उनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा वाला भाग भाग है, यहाँ पे तो अक्षांश की लगभग 111 किलोमीटर ही है, ठीक है, डिस्टेंस, जो इस वाले से इस वाले की जो दूरी है ये। लेकिन जैसे ही ये इधर आता है, ठीक है, और ऊपर जाता है, तो वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस लगभग कम होती जाती है, ठीक है, ये डिस्टेंस लगभग कम होती जाती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस कम होती है। नीचे की तरफ मान लीजिए छोटा, इस सबसे बड़ा जो इसको इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू वाला आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री सर्कल है, इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो इससे नीचे की तरफ ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल सेम है, ठीक है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, इनकी जो होती है लंबाई सेम होती है, ऐसे इस तरह से, मतलब नीचे जो ये पोल की तरफ जाते हुए ये छोटे होते जाते हैं, और लास्ट वाला जो सर्कल होता है सबसे वाला, ये एक पॉइंट होता है, बिंदु आकार का होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये आप देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
ये जो लैटिट्यूड है आपका, ये अक्षांश है। लैटिट्यूड आपका 0 डिग्री को ही हम लोग भूमध्य रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इनका जो पॉइंट है वो पृथ्वी के कोर में है, ठीक है। तो वहां से ये सर्कल मान लीजिए वो आपका पॉइंट मान के पूरा सर्कल खींचा गया है पृथ्वी के आसपास, ठीक है। इसी तरह से ये 0 डिग्री है, यहाँ पर फिर 30, फिर 60, ठीक है, फिर 90, तो यहाँ पे मान लीजिए 180, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी का जो पूर्ण ये सर्कल है ये 360 डिग्री का है, ठीक है। एक सर्कल का कितना होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है ना सर्कल। तो ये देख लीजिए, है ना, यहाँ तक है। और ये वाला जो है जहाँ पर ये सारी देशांतर रेखा मिली है, ये क्या है, ये पॉइंट है, ये कोई सर्कल नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो इसमें परिभाषा में आप देखिए कि प्रधान यमोत्तर है ना, इसको यमोत्तर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, यमोत्तर रेखा है। इसको प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के पूर्व में पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे कोण देख लीजिए, ये वाला जो कोण होता है बनता है, ये बनता है पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। इसी को हम लोग 90 डिग्री कोण बोलते हैं। जब हम आपको अभी समझाएंगे आगे, जब सूरज मान लीजिए इधर से ऐसे रोशनी डालता है, तो जहाँ पे सूरज क्या है होता है, सूरज इधर से साउथ से 30 डिग्री और नॉर्थ से 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो सूरज क्या होता है, इन दोनों सर्कलों के बीच में ही रहता है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में रोशनी सूरज की डायरेक्ट पड़ती है, तो इसी कारण से यहाँ पे बारिश अधिक होती है, क्योंकि जब धूप जहाँ सबसे ज्यादा होती है वहां से वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, बादल बनते हैं, वाष्पीकरण होता है और ऊपर जाके बादल एक संघनित होके बादल बन जाते हैं और फिर वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा इधर ही इन्हीं में बनता है। इसी तरह से आपका अमेज़न जंगल हो गया, ठीक है, ये इसी रेखा के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सेमी वृत्त आपके होते हैं, इनको बोल लेटीट्यूड आपके सेमी वृत्त होते हैं। ये आपका मैंने इसी में अंतर जो दे दिया है, ठीक है। जैसे कि आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है अक्षांश और देशांत, ये क्या होते हैं, ये पूर्ण सर्कल होते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, मतलब अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। ये आपके पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, मतलब दोनों सर्कल जो होते हैं, मैंने अभी बताया कि उनके बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है। लेकिन ये ध्रुवों पे मिलते हैं, ये समांतरण नहीं होते हैं, ये ध्रुवों पे जाके आपस में ऐसे मिल जाते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, ध्रुवों की ओर लंबवत ऐसे घटती जाती हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा ये वाला ग्रेट सर्कल होगा, फिर छोटा होगा उससे, फिर ये छोटा होगा, फिर ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। इसी तरह से ये सारे सर्कल छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होते हैं सर्कल, इनके बीच से ये क्लाइमेट, जब हम आपको क्लाइमेट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम इनके बारे में आपको दाब पेटियाँ पढ़ाएंगे। दाब पेटियों में आपको हम ये ठीक से समझाएंगे कि दाब पेटियाँ कैसे बनती हैं, और मौसम जलवायु हमारे भारत में जैसे वर्षा होती है, बरसात जो होती है, मौसम कैसे आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले में जब पढ़ेंगे तब हम आपको ये समझाएंगे, ठीक है, कि दूरी और जलवायु कैसे इस पे निर्भर करती हैं, ठीक है। दाब पेटियाँ वगैरह समझाएंगे। और ये वाले जो सर्कल्स हैं, ये अर्धवृत्त हैं, जो सर्कल हैं, सॉरी, है ना, अर्धवृत्त हैं, इनसे क्या होता है, इनसे हम लोग टाइम की गणना करते हैं, समय की गणना करते हैं कि हम मान लीजिए बोला जाता है कि भारत यूके से, ब्रिटेन से, लंदन से, जो ब्रिटेन में है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो आगे है, किस तरह से आगे है, हम आगे अभी समझेंगे इसको अच्छे से। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड पैटर्न से हम लोग लोकेशन मतलब इसको पृथ्वी को नाप सकते हैं, ठीक है।
पृथ्वी की डिस्टेंस, दूरी और मौसम निर्भर करता है। इसी दूरी हम इससे नाप सकते हैं और इसका जलवायु इसी पे निर्भर करता है, इन्हीं सर्कलों के बीच से। ठीक है, अब हम समझेंगे अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा समय। ठीक है, कि हम ये कैसे जान पाते हैं कि आज सुबह का जैसे 8 बज रहा होगा तो यूके में कितना बज रहा होगा इसी सेम टाइम पे, यूके ब्रिटेन है ना, अमेरिका में या कितना समय हो रहा होगा। तो ये हम ऐसे कैसे गणना कर पाते हैं? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि पृथ्वी जो है उसको क्या किया गया है, 24 बराबर बराबर भागों में ऐसे बांट दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी क्या है, एक सर्कल मान लीजिए ऐसे 0 डिग्री सर्कल मैं इसका ले लेता हूँ, पृथ्वी का 0 डिग्री। ठीक है, ये सर्कल कितने का है, इसका जो पूरा अंश है तो वो कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री। अब पृथ्वी को अपने 360 डिग्री घूमने में जो समय लगता है, ठीक है, वो 24 घंटे के आसपास लगता है। ठीक है, तो जब हम 360 ठीक है बटे में 24 करते हैं, ठीक है, तो इसको हम जब काटते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 हैं 36, तो ये आ जाता है आपका 30/2, यानी बराबर में आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, 15 डिग्री आपका ये आ जाएगा। तो 15 डिग्री, अब मान लीजिए 15 डिग्री जो आया ये, ठीक है, और ये कितने के बराबर में आया, 24 घंटे में जैसे घूम रही थी 360 डिग्री, तो 15 डिग्री आया हमारा 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, जब हमको निकालना हो कि पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमती है ना, एक डिग्री मान लीजिए 1 डिग्री में कितना घूमती है, तो हम कर देंगे 15 बटे नहीं 1 मिनट, मान लीजिए 1 घंटे में हमारे कितने होते हैं, 60 मिनट। अब 60 मिनट को हम क्या कर देते हैं, 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएंगे 4। ठीक है, 4 डिग्री, तो ये 1 डिग्री 4 डिग्री नहीं 4 मिनट निकल के आएंगे। ठीक है, 4 मिनट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 डिग्री, 4 ये हो जाएगा आपका, एक गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट, मान लीजिए मैं फिर से करके पूरा दिखा देता हूँ। हमारा 360 बटे जब हमने 24 किया तो ये आपका निकल के आया 15। ठीक है, अब ये 15 निकल के आया। अब इस 15 को हम जब भाग देंगे तो हमें 1 डिग्री प्राप्त होगा, 60/15, ये प्राप्त होगा हमारा 4 मिनट। ठीक है, तो जब 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, मान लीजिए 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो वो 4 मिनट में घूम पाती है। पृथ्वी जब मान लीजिए यहाँ पे है 0 डिग्री, ठीक है, अब जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ 4 मिनट में आगे चली, ठीक है, तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री मूवमेंट कर पाई, है ना, और 1 घंटे में कितना कर पाती है, 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में ये कर पाती है 15 डिग्री। ठीक है, तो जब हम पृथ्वी इसकी गणना करते हैं तो इसको हमने क्या किया है, 24 बराबर बराबर भागों में, टाइम जोनों में बांट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जो लाइन जाती है ये
इसको GMT बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच टाइम, ठीक है, लाइन, ग्रीनविच टाइम लाइन बोलते हैं इसको। और ये 0 डिग्री से जाती है। 0 डिग्री क्या है, ये देशांतर है आपका, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से ये जाती है। अब जब इधर की तरफ आप 15 डिग्री चलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब इधर की तरफ आप 15 डिग्री चलेंगे तो आपको इधर जब चलेंगे तो अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो इधर की तरफ आपको 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 1 घंटा आपको प्लस करना पड़ेगा। फिर आप मान लीजिए 0 यहाँ से 15, ठीक है, अब 30 डिग्री पे जब आप पहुँचे तो आप दो आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आवर्स, ठीक है। और जब आप यहाँ से फिर 45 डिग्री पे आप पहुँचेंगे तो फिर आपको 3 घंटा प्लस हो जाएंगे। और जब आप 60 डिग्री पे पहुँचेंगे तो फिर आपके 4 घंटा प्लस हो जाएंगे। और इस जब आप 75 डिग्री पे पहुँचेंगे तब आपके हो जाएंगे कितने, 5, ठीक है। ये थोड़ा दूर दूर लिख रहा है इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और जब आप मान लीजिए अब इसके बीच में जब आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा टाइम लो। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत इस स्थिति के बीच में आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो साढ़े, मान लीजिए ये भारत का मैप है तो यहाँ कहीं पे आएगा, क्योंकि मैंने लिखा है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए वो वहाँ तक चला गया। बाकी इस जगह पे मान लीजिए ये 75 से 90 के बीच में भारत है, तो इसी बीच की लाइन को बोलते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है, 1/2। ये जो है ये भारत की टाइम लाइन है जो आपके कोलकाता से होके गई है, ठीक है। इससे भारत का टाइम नापते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भारत अब कितने आपने जोड़ लिया कितने घंटे भारत हो गया, ये मैंने आपको करके दिखाया ना, ठीक है। तो आधा है, 82 डिग्री पे है। तो जब आप 5 घंटा इधर, 5 घंटा 30 मिनट आप प्लस करते हैं तो जो यूके से है वो भारत का आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइम की गणना करते हैं। जब और इधर आगे जाएंगे तो इसी तरह से और ऐड करते जाएंगे। जब भारत से इस तरफ को जाएंगे तो भारत से अगर आपको अमेरिका का टाइम, यूएसए का आपको टाइम अगर पता करना है तो इसी तरह से आप इसमें 0 डिग्री पे कितने 5.5 घंटा आगे, तो इधर से 15 डिग्री पर 1 घंटा और जोड़ लीजिए, फिर इधर से 15 डिग्री पर 1 घंटा और जोड़ लीजिए। अगर आपको इधर से आना है, अगर मान लीजिए अमेरिका को में कोई रहता है उसको भारत का टाइम पता करना है तो वो इधर चलेगा तो माइनस करेगा 1 डिग्री, ठीक है। जैसे ही 15 डिग्री चलेगा 1 घंटा माइनस करेगा, फिर इधर आगे चलेगा 15 डिग्री फिर 1 घंटा माइनस करेगा। इसी तरह जब यहाँ तक पहुँचेगा तो भारत के जस्ट अपोजिट, जब ग्लोब में आप देखेंगे तो जस्ट अपोजिट में लगभग अमेरिका पड़ता है। तो भारत से लगभग अमेरिका कितने टाइम आगे है, लगभग 11-12 घंटे आपका अमेरिका आगे है, ठीक है। इसी तरह से देश जैसे रसिया है, ठीक है, रसिया के अंदर कई टाइम जोन है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है एक टाइम जोन से उसको मैनेज करना संभव नहीं होगा। तो रसिया में क्या है, कई सारे टाइम जोन है। अब आगे से हम जल्दी से ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख के भी दे दिया है, जब आप इस तरफ चलेंगे तो आपको टाइम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाले लोग तो जब इधर होंगे तो इधर की तरफ जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ये बीच से ही मत इसको कैलकुलेट करना, आप कहीं पर भी ग्लोब में कहीं पर भी रहते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप रहते हैं तो जब इधर चलेंगे तो आप इसको प्लस करेंगे, है ना। इसको ऐसे मत समझ लेना कि आपको नहीं 0 डिग्री देशांतर से ही आपको प्लस करना है, नहीं जी। आप मान लीजिए अमेरिका में है तो वहां से जब इधर चलेंगे तो इधर प्लस ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप भारत में है इधर चलेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करते ही आप टाइम वहाँ का निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये आधुनिक समय की गणना कैसे होती है, आधुनिक समय की गणना आप मान लीजिए जीएमटी जो है, जीएमटी आपकी ग्रीनविच टाइम लाइन है, ठीक है, जहाँ जो यूके लंदन में स्थित थी। तो वो आपकी किस पे निर्भर करती थी,
वो आपकी पृथ्वी के जो घूर्ण गति है, ठीक है, गति पे निर्भर करती थी, और जो सूर्य है उसके प्रकाश, ठीक है, जो दिन में जो उसका सूर्य का प्रकाश होता है उस पे मतलब ये जीएमटी निर्भर करती थी। लेकिन जो यूटीसी है, ठीक है, ये आपकी आधुनिक है, ये फ्रांस पेरिस में स्थित है, ठीक है, ये आपकी आधुनिक है और ये सटीक टाइम आपको बताती है। वर्तमान में इसी का आप यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पेरिस में है जो आधुनिक है, ये 1928 से पहले इस्तेमाल होता था और सूरज की रोशनी और पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती थी, और ये 1908 के बाद में इसको अपना लिया गया। आज दुनिया में सभी देश सरकारी कामकाज के लिए इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये यूटीसी और जीएमटी के बारे में, ठीक है। अब एक चीज है आपको, ठीक है, ये आपको याद रहेगा ना, देशांतर, कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि अक्षांश और देशांतर कौन से हैं, ठीक है। आप संतरा खाते हैं सभी लोग, संतरा तो याद ही रहता है, ठीक। तो संतरे की जो, जैसे मान लीजिए संतरा कैसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे उसकी वो होती है ना कलियां, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कलियां होती हैं। मान लीजिए ये संतरे का पर्सन है तो ऐसे ऐसे कलियां होती हैं। तो मान लीजिए जो कलियों का आकार है, जैसे मंदिर लंबवत है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ अर्ध सर्कल में है ना, तो बस उसी तरह से आप समझ लीजिए अर्ध सर्कल वाली चीजें क्या को हम लोग क्या देशांतर बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं 0 डिग्री के बारे में, ये हमने लिख दिया है आपका, ठीक है। ये 0 डिग्री कौन सी वाली देशांतर है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग डेट की गणना कैसे करते हैं, जो तिथि है हमारी उसकी गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 180 डिग्री पे होती है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो ये जो है ये रेखा के आप देख रहे होंगे, इसका आकार ऐसे तिरछा है, ऐसे मतलब टेढ़ा सीधा नहीं है, ठीक है, कहीं से किसी भी आकार में ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है। तो जो ये रेखा है इसका आकार आप सोचते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरफ मैंने लिख रखा है मंगलवार, इधर लिख रखा है सोमवार, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि ये यहाँ से क्या होता है, टाइम चेंज मतलब दिन चेंज हो जाता है। अगर सूरज इधर है, ठीक है, यहाँ से जैसे इधर क्रॉस करेगा सूरज, ठीक है, सन जो है इधर जैसे ही क्रॉस करेगा, तो अगर यहाँ पे था सोमवार, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, इधर मंगल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आज 15 थी डेट, 15 जून, ठीक है, जब सूरज ऐसे घूम के आता है ऐसे पूरा। अब इधर जैसे ही सूरज इस लाइन को क्रॉस कर रहा, यहाँ पे हो जाएगी 16, लेकिन सूरज अभी क्रॉस नहीं किया क्योंकि इंडिया में अभी दिन है, तो सूरज लगभग इधर है। जब ये घूम के ऐसे इधर जाएगा तो यहाँ से इधर अभी, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आज इस तरफ 15 होनी चाहिए और इधर क्या होगी 14। अगर आप इस रेखा को क्रॉस करके इस तरफ जाते हैं तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे चेंज होती, क्यों चेंज होती है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए पहले तो आप समझिए कि ये टेढ़ी क्यों है। मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे सीधी खींच दी जाती, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे सीधी खींच दी जाती, ठीक है। ये इस जगह मैं इसको इसी के पॉइंट से लेता हूँ, ठीक है, इस जगह से मान लीजिए ये सीधी ऐसे खींच दी जाती। अब ये सीधी खींच दी गई, ये क्या है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से तारीख चेंज हो जाती थी, पूरी डेट चेंज हो जाती है उस दिन से, ठीक है, दिन चेंज हो जाता है। मान लीजिए अभी मैंने इधर सोमवार लिख रखा है, इधर मंगलवार लिख रखा है। अब इधर मान लीजिए कि संडे हो, ठीक है, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस कोई करता है यहाँ पे होता है सोमवार, है ना, मंडे मान लीजिए, इंग्लिश में लिखते हैं मंडे, ठीक है। तो जैसे आपने इधर क्रॉस किया इधर मंडे हो गया, लेकिन इधर क्या है संडे है। तो मान लीजिए कोई पर्सन ए नाम का इधर रहता है, बी नाम का इधर रहता है। अब ये कंट्री मान लीजिए रसिया है, रसिया क्या है कि ये इसी अगर ये सीधी खींचते हैं तो इसी के बीच से होके, इस मतलब इसके क्षेत्र से होके आती है, ठीक है। ये रसिया है, रूस, ठीक है, रसिया, ठीक है।
साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। ये रोज है, मान लीजिए इसी से होके आती है। अब इधर इस जगह पे मान लीजिए इधर का कोई पर्सन बी है ये, और ये ए है, ठीक है। ये क्या होता है, ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं दोनों। अब दोनों को क्या है कि अब ए नाम का है, इसका तो मंडे है, तो इसके लिए तो क्या है, ऑफिस खुला हुआ है तो ये जाएगा। अब इसका क्या है, इसका संडे है, इसके लिए क्या हुआ, ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है तो ये कहेगा मेरा तो आज संडे, मैं क्यों ऑफिस जाऊँ। तो इससे ये दिक्कत आ जाएगी कि एक तो संडे मना रहा होगा, एक तो छुट्टी मना रहा होगा, एक काम पे जाएगा, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, उसकी डेट चेंज है ना। तो इसीलिए अगर दिक्कत आ जाएगी और ऑफिस में आधे वर्कर आए आधे नहीं आए तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो सभी देशों ने क्या फैसला किया कि इसको क्या करते हैं, देश के बाहर से घुमा के निकालते हैं। तो मेन तो रीजन ये है कि किसी देश से निकल गई तो उसकी तो आफत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको किसी भी देश के ऊपर से नहीं निकाला गया है, इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे करके देश को, या तो अगर इधर है देश तो इधर उसको निकाल दिया गया पूरा, अगर उधर है तो उधर निकाल दिया गया। अब ये चेंज कैसे होता है ना। तो ये डेट मतलब चेंज कैसे होती है ये समझिए। अब मान लीजिए कि अब मैं ऐसे संदर्भ में लेता हूँ, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडिया, IND, ठीक है। अब सूरज क्या है, ऐसे चल इधर, ऐसे पृथ्वी क्या है, ऐसे इस तरफ को पृथ्वी घूम रही है, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये आपका सन है। अब ये सन क्या करेगा, ऐसे चलेगा, मतलब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सन ऐसे अपनी लाइट जो होगी ऐसे ऐसे देते हुए चलेगा इस तरफ को, ठीक है। ऐसे ऐसे देते हुए चलेगा इधर पृथ्वी के पीछे से घूमते हुए। पृथ्वी जब अपनी जगह घूमती जाएगी तो ये लाइट ऐसे इसकी ऐसे पीछे इसके घूमते 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 ऐसे ऐसे वापस, ठीक है, आपके 24 घंटों में ये फिर यहीं आ जाएगा। तो जब ये पूरा 360 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है, तो मान लीजिए सूरज यहाँ से ऐसे क्रॉस किया, इस तरफ क्रॉस किया, और यहाँ पे दिन चेंज हो गया, इसकी डेट आज 15 हो गई। तो जब यहाँ भी पहुँचेगा पूरे में पहुँचेगा, इधर भी मान लीजिए अब धीरे धीरे, अभी यूके में 5 घंटे बाद मान लीजिए यूके में वहाँ पे सूरज निकला, तो वहाँ की 15 डेट हुई, ठीक है। फिर आपका अमेरिका में जाके यूएसए में निकला सूरज, तो वहाँ की 15 डेट हुई जाके। इसी तरह से पीछे से घूमते आपका प्रशांत महासागर से होते हुए सन 15 डेट, 15 यहाँ भी 15, ठीक है, और यहाँ भी 15। तो ये सब क्या है, इस जगह से पीछे है 15 घंटे लगभग, मतलब 15 घंटे बोल रहा हूँ, 12 घंटे, ठीक है। तो जैसे जैसे सूरज इधर जाता जाएगा, वहाँ वहाँ की डेट, वहाँ का सुबह होता जाएगा, वहाँ की 15 दिन का सुबह हो जाता है। 15 जो जून है ना, उसका सुबह होता होता यहाँ तक 15 जून। अभी यहाँ पे 15 जून नहीं हुई है, यहाँ पे 14 होगी, है ना, जब ऐसे घूमते, क्योंकि रात होगी इधर अभी, क्योंकि सूरज इधर है, ठीक है। तो ऐसे 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 घूमता हुआ जब सूरज यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ की 15 डेट का सुबह हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर क्रॉस करेगा, इधर का तो 15 का सुबह हुआ था, ठीक है, इधर क्रॉस किया इससे, यहाँ 16 का सुबह हो जाएगा, ठीक है, 16 जून का सुबह हो जाएगा। तो जब पृथ्वी अपने एक राउंड घूम लेती है ना, तो आपका एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, इस लाइन से। अब क्या करना होता है, मान लीजिए आपको टाइम ट्रेवल करना हुआ, तो आप इधर खड़े हुए हैं, मान लीजिए इंडिया में हैं। आप अगर इधर से ऐसे यूएसए पहुंच जाते हैं, यहाँ से, ये क्योंकि ये अमेरिका है जस्ट, अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये रसिया, और जस्ट ऐसे पीछे इसके अमेरिका है। तो ऐसे घूम के पहुंच जाते हैं, तो क्या है, 12 घंटे सीधे आप पीछे हो जाएंगे, इधर पहुंचेंगे। इधर आपका अभी उसी डे, अभी इधर आपका सुबह ही नहीं हुई होगी, आप इधर 14 की रात में पहुंचेंगे जाके, अगर अगर तुरंत आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि जाने में भी तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अभी 14 की रात होगी, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे इधर आप जाएंगे तो आपको माइनस माइनस करना है एक दिन, और इधर जाना है तो आपको प्लस करना है एक दिन, ठीक है। और इधर आप जाएंगे तो प्लस आपका एक दिन करना है, सॉरी सॉरी, इधर आपको माइनस करना है एक दिन, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि डेट कैसे चेंज होती है, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये आप देख लीजिए, मैंने लिख के आपको दे दिया, ये पीडीएफ आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको लिख के दे दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक और लास्ट में चीज़ बता देता हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग टाइम। ठीक है, तो इसको जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, डे लाइट सेविंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ देश क्या करते हैं, कुछ देश करते हैं कि मतलब इसमें अपनी घड़ियों को 1 घंटा, जैसे सर्दियाँ आती हैं 1 घंटा आगे कर लेते हैं और अक्टूबर में 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग फॉरवर्ड और बैक फॉल। तो स्विंग फॉरवर्ड किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे जब अप्रैल में पहले रविवार को